तो हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स के अंदर। यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं 2011 से लेकर 2022 तक टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन आए हैं, 13 क्वेश्चन आए हैं यार। और हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। रिसेंटली जो ट्रेंड है यूपीएससी में बहुत सारा फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हमको समझना है फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसको। सो टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं भाई, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विथ रेफरेंस टू द रिट इशूड बाय द कोर्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है किसके बारे में हमको बात करनी है, रिट्स की बात करनी है। 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था ये, मैंडेमस विल नॉट लाई। देखो भाई बचपन से आपको याद होना चाहिए कि जो ये रिट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेमस, सर्शोरियो है ना, को वारंटो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिट्स की बात करनी है, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल अगेन और अनलेस इट इज़ एंट्रस्टेड विथ पब्लिक ड्यूटी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? मैंडेमस मतलब होता है वी कमांड, मैंडेमस मतलब होता है वी कमांड, ठीक है। एंड ये क्या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। तो जो मैंडेमस है वो हमेशा किसके खिलाफ होता है? तो मैंडेमस जो होता है वो हमारे पास पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ होता है भाई, पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ यहाँ पे मैंडेमस का जनरली इशू किया जाता है कि उनकी ड्यूटी को वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। कॉरपोरेशन के खिलाफ भी हो सकता है, इन्फीरियर कोर्ट्स के खिलाफ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब कमांड कर रहा है भाई, आप अपने ड्यूटी को ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बताने के लिए मैंडेमस का रिट इशू किया जाता है, ठीक है। इसको इशू किया जाता है बाय अ कोर्ट, है ना। कौन इशू करता है इसको? कोई भी कोर्ट इशू करता है भाई, है ना। तो हमारे पास क्या ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंडिविजुअल्स के लिए है? बिल्कुल सही बात है, पब्लिक ऑफिस के लिए होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए मैंडेमस नहीं होता, बिकॉज मैंडेमस भाई प्राइवेट इंडिविजुअल के पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती, पब्लिक ऑफिशियल्स के अंदर जिम्मेदारी होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। बिल्कुल सही बात है। मैंडेमस जो है वो मैंडेमस जो है वो इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी के खिलाफ नहीं इशू किया जा सकता जब तक उसका कोई पब्लिक ड्यूटी ना हो, ओके। सो मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एन प्राइवेट इंडिविजुअल, एंड कंपनीज। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव टू द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ को वारंटो। तो जो को वारंटो का रिट है ना, जो को वारंटो का रिट है ना, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू मूव टू द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ को वारंटो। बिल्कुल सही बात है। कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन है वो जाके कोर्ट में क्या कर सकता है? पिटिशन फाइल कर सकता है फॉर द रिट ऑफ को वारंटो। को वारंटो का मतलब क्या होता है? बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। को वारंटो मतलब क्या होता है? बाय व्हाट अथॉरिटी, और क्या वारंट है ना, कि जो को वारंटो का जो रिट है इसको कोर्ट इशू करता है, जिससे वो बताता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस का लीगलिटी क्या है। सपोज करो आपने कोई डिसीजन लिया, तो क्या जो डिसीजन लिया वो किस, है ना, किस जिम्मेदारी के साथ लिया है, किस अथॉरिटी के साथ लिया है, उसके बारे में यहाँ पे ये बात करता है ना। बाय व्हाट वारंट और व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट यार। कोई भी जाके पिटीशन फाइल कर सकता है कि किसी भी पब्लिक ऑफिस ने कैसे डिसीजन लिया, कि आपके पास ये पावर था कि नहीं था। सो यहाँ पे तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट है। हमसे पूछा गया है डी। तो रिट एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे थोड़ी डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होना चाहिए मैंडेमस के बारे में, आपको पता होना चाहिए हेबियस कॉर्पस के बारे में, आपको पता होना चाहिए को वारंटो के बारे में, आपको पता होना चाहिए सर्शोरियो के बारे में। सो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। तो हमको यही सीखना है भाई PYQ से, कि हमको PYQ से टॉपिक के अंदर घुसना है। और इसके टॉपिक के अंदर हम जाके कैसे पता करेंगे? हम जो पॉलिटी के हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, MCQ जो होगा, है ना, जिसमें हम क्या करेंगे, MCQs के थ्रू पॉलिटी को पूरा कवर करेंगे। पॉलिटी थ्रू MCQs वाले सीरीज में हम पूरा डेप्थ में जितने भी रिट्स हैं उसको कवर करेंगे। उसके हर प्रकार के जो क्वेश्चन बन पाते हैं उसको देखेंगे, जिससे क्या होगा, बिकॉज अब पढ़ने से दिमाग में घुसती हैं चीज़ें, तो MCQs बना के पॉइंट्स के हिसाब से दिमाग में जाती है, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, in India if a religious sect is given the status of national minority what special advantage it is entitled to।
2021 सॉरी 2011 के अंदर क्वेश्चन आया था। 2011 में क्या क्वेश्चन आया था, अगर किसी भी रिलीजियस सेक्ट या फिर कम्युनिटी को अगर नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस मिल जाता है तो क्या क्या उसको एडवांटेज मिलते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो हमारे पास कहाँ पे आएंगे भाई, आर्टिकल 30 के अंदर आएंगे क्या, बिल्कुल सही है। इट कैन एस्टेब्लाइज एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 30 जो है वो ये बोलता है कि है ना, ऑल दी माइनॉरिटीज है ना हैव द राइट टू एडमिनिस्टर्ड एंड एस्टेब्लाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस, सो दे कैन एस्टेब्लाइज एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये हमारे पास आर्टिकल 30 के अंदर बताया गया है। कौन ये एस्टेब्लाइज कर सकता है यार, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो नेशनल माइनॉरिटीज़ हैं, वो नेशनल माइनॉरिटीज़ हैं वो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है यार आर्टिकल 30 में। The President of India automatically nominates a representative of the community to the लोक सभा, ना भाई है ना, हमारे पास ऐसा कोई भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है लोकसभा के अंदर, है हमारे पास ऐसा कोई भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का कोई भी हमारे पास क्या नहीं है, प्रोविज़न नहीं है। सो नो प्रोविज़न ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, नो प्रोविज़न ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि बात कर रहे थे हम, जो कि B.R. अम्बेडकर ने बात की थी ना उसकी, यहाँ पे तो गांधी जी ने जब स्ट्राइक किया तो उसको तोड़ दिया गया। तो अभी भी हमारे पास कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है इंडिया के अंदर लोकसभा में। इट कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट्स प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है। जो 15 पॉइंट प्रोग्राम था प्राइम मिनिस्टर का, उसमें एम्प्लॉयमेंट के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जो स्कीम्स हैं उससे फ़ायदा ले सकते हैं, है ना, जो माइनॉरिटीज़ हैं वो, बिल्कुल सही बात है। तो जो हमारे पास नेशनल माइनॉरिटी का उनको एडवांटेज मिलता है तो उनको एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना, क्रेडिट सपोर्ट होगा उनका, तो ये सब चीज़ें हमको उनको मिलती है अगर नेशनल माइनॉरिटी का उनको उपाधि मिल जाती है, स्टेटस मिल जाती है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा C 1 and 3 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है, which of the following are envisaged by the right against the exploitation in the Constitution of India, which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India। तो इनमें से कौन सा आज हमारे पास किसके अंदर आता है यार, हमसे ये पूछा गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर क्या क्या आता है यार, ठीक है ना, राइट अगेंस्ट व्हाट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर क्या क्या आता है, ये हमसे पूछा गया है। 2017 के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला था हमारे पास कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर क्या क्या आता है। हमको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल कितने से कितने तक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आते हैं यार। आर्टिकल 23 जो है या फिर 24 जो है वो हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आते हैं। सो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, बिल्कुल सही बात है। फोर्स लेबर एंड प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग क्या है भाई, ये एक्सप्लॉयटेशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। ये हमारे पास क्या हो गया, आर्टिकल 23 हो गया, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें हमारे पास प्रोहिबिशन है यार ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हमारे पास 23 आता है, 24 आता है, 22 भी आता है, 22 नहीं आता। ये हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आते हैं यार। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 है जो कि राइट इक्वालिटी के अंदर आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर नहीं आता। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ जो है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ जो है वो आर्टिकल हमने देखा 29 और 30 के अंदर आता है, जहाँ पर आर्टिकल 30 किसकी बात करता है, आर्टिकल 30 बात करता है एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। और हमारे पास आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये भी हमारे पास आर्टिकल नंबर 24 के अंदर मेंशन है, जहाँ पे प्रोहिबिशन है चिल्ड्रंस का एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्रीज। ओके, सो ये हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 और 4, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। 2017 में क्वेश्चन आया था यार, 2017 में क्या क्वेश्चन आया था, हमसे पूछा गया है रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। हमको बात की करनी है रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनके बीच में रिलेशनशिप के बारे में हमसे पूछा गया है। राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज़, राइट्स आर पर्सनल हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज़, राइट्स नॉट ड्यूटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन, राइट्स नॉट ड्यूटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट्स। देखो भाई, जिसको राइट्स मिले, अधिकार मिले, तो उसकी कुछ जिम्मेदारी ही बनती है। सो राइट्स आर कोरिलेटिव विथ ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 33 है,
वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन अ सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, ठीक है। तो इक्वालिटी है हमारे को सोसाइटी के अंदर, वो कैसे पता चलता है, बिकॉज इंडिया में सोसाइटी के अंदर क्या है भाई, एब्सेंस ऑफ व्हाट, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, है ना। आदमी को जो है ना कुछ भी करने का अधिकार है, सो देयर इज एन एब्सेंस ऑफ व्हाट, रिस्ट्रेंट्स। ऐसा लोगों को लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज सोसाइटी में प्रिविलेजेस नहीं है भाई, कुछ आदमी को ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिला है, कुछ आदमी को ज़्यादा रिस्ट्रेंट नहीं मिला है। अगर एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट का मतलब है ना, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट डज नॉट इम्प्लाइज इक्वालिटी इन द सोसाइटी, एज रिस्ट्रेनिंग द एक्शन ऑफ द सोसाइटी कर्टेल्स द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर किसी को आदमी को रिस्ट्रेन नहीं किया तो आदमी जो भी चाहे वो कर लेगा यार। सो इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर, हम कैसे जानेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी है बोल कैसे जानेंगे, हमारे पास जब प्रिविलेजेस का एब्सेंस होगा तो हम जानेंगे कि हाँ यार यहाँ पे इक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर। सो ये हमारे पास 2017 में क्वेश्चन आया था। 2017 में एक और क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यहाँ पे हमसे पूछा गया है करेक्ट किस स्टेटमेंट के बारे में। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। ना, राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ citizens and not the state. Rights are privileges which are incorporated in the constitution of state. No, rights are claims, है ना, rights are claims of the citizen against the states. क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2018 में क्वेश्चन आया था यार। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या पार्लियामेंट जो है वो 9th शेड्यूल के अंदर किसी भी लॉ को डाल सकता है? क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। जो 9th शेड्यूल था उसको कब ऐड किया गया था? 9th शेड्यूल को हमारे पास जो 1951 में हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उससे हमारे पास 31B आर्टिकल ये ऐड किया गया था जो कि 9th शेड्यूल की बात करता था, ठीक है। The validity of a law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it। ये गलत है भाई, बिकॉज केशवानंदा भारतीय जजमेंट जो कि 1973 जिसको हम बोलते हैं लैंडमार्क, 1973 जिसको बोलते हैं लैंडमार्क जजमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी, जहाँ पे ये बोला गया कि हाँ भाई 9th शेड्यूल के अंदर कोई भी नियम को हम डालते हैं तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, हाँ उसको भी हम रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन हाँ 1973 के पहले वाला जो 24 अप्रैल है 1973 का, उससे पहले कोई भी लॉ इसके अंदर डाला रहेगा तो उसको हम रिव्यू नहीं करेंगे, उसके बाद वाला को रिव्यू कर सकते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर हमसे पूछा गया है, 2018 में क्वेश्चन आया था। मेन फीचर पूछा गया किसका? रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ मतलब नियम का कानून। लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ में यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ पावर होता है, बिल्कुल सही बात है ना। किसी के पास भी एक्सट्रीम पावर नहीं होता, बिकॉज सबको पता है व्हेनेवर देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ पावर देयर इज मिसयूज ऑफ पावर। इक्वालिटी बिफोर द लॉ हमारे पास रूल ऑफ लॉ के अंदर देखने को मिलता है। यस, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, क्या ये हमारे पास देखने को मिलता है रूल ऑफ लॉ में? ना 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 ना, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। उनका चाहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करे, ना है तो ना करे। बट लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, हाँ जहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता है किसी भी कंट्री में, जैसे इंडिया में रूल ऑफ लॉ चलता है यार, हमारे पास एक कानून है कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर हमारा देश चलता है, बस अगर यहाँ पे है तो हमारे पास लिबर्टी एंड सिविल राइट्स मिलते हैं, हर आदमी को इक्वलिटी मिलता है, पावर होते हैं लिमिटेड। ओके, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं होता यार, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 4 ओनली। आंसर हो जाएगा 36 का C। 37 है, विथ रेफरेंस टू और राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। 2018 में क्वेश्चन आया था, क्या पुट्टस्वामी जजमेंट उसी समय देखने को मिला था। तो 2018 में क्वेश्चन आया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली और अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। जो राइट टू प्राइवेसी है वो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता चाहिए राइट टू लाइफ इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो राइट टू लाइफ जो होगा आर्टिकल 21 का पार्ट है, तो राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 का पार्ट होगा जो कि फ्रीडम गारंटीड करता है। पार्ट 3 के अंदर पार्ट 3 डील्स विद व्हाट? फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 है हमारे पास। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस। Which article of the Constitution of India safeguard the
वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ ओन चॉइस, ठीक है। तो देखो भाई आदमी राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ ओन चॉइस जो है ये भी हमारे पास फ्रीडम और राइट टू इक्वालिटी का मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो आप समझ रहे 2018 में और 2017 में जो क्वेश्चन आए थे एक प्रकार से रिपीटेड ही हैं यार, है ना। 37 + 38 जो है एक प्रकार से एक ही क्वेश्चन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रिपीटेड PYQ बोलते हैं, इसको रिपीटेड PYQ बोला जाता है। तो यही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का फायदा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था अनटचेबिलिटी वाला, राइट टू ये रहा एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 37 जो है ये वाला भी PYQ रिपीटेड बोल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे हमको अगर 2017 में क्वेश्चन आया था तो आपको यहाँ पे एनालाइज करने की जरूरत थी कि भाई राइट टू मतलब राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमारे पास एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आता है आर्टिकल 17 के अंदर। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हाँ हमारे पास आर्टिकल 17 के अंदर और कौन से हमारे पास जो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट अनटचेबिलिटी वो आर्टिकल 17 के अंदर आता है। और आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक किसके अंदर आते हैं, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। आर्टिकल ओके क्वेश्चन नंबर 40 है, अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो 2018 में एक और क्वेश्चन 2020 में एक और क्वेश्चन आया था। 2020 में क्या क्वेश्चन आया था यार, एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो है कौन कौन से प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को बता रहे हैं। क्या जो हमारे पास इंडिया के अंदर प्रीएम्बल है, जो इंडिया के अंदर प्रीएम्बल है, क्या वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को बता रहा है? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज एवरी हैज़ द राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, जो कि कौन बोलता है, आर्टिकल 3 ऑफ UHR बोलता है। और इसके अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है ना भाई प्रीएम्बल के अंदर, जो हमारे पास सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जा रही है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जा रही है, इक्वालिटी की बात की जा रही है, लिबर्टी की बात की जा रही है, वो सब किसके अंदर मेंशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर मेंशन है, इसके आर्टिकल 3 में मेंशन है। सो ये हमारे पास इसका पार्ट बनाते हैं। सो फर्स्ट इज करेक्ट। क्या DPSP भी हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कुछ प्रिंसिपल्स को शो कर रहा है? बिल्कुल सही बात है यार, बिकॉज एवरीवन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हैज़ द राइट टू सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी की बात करता है हमारे पास DPSP जो है सोशल सिक्योरिटी की बात करता है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो बात करता है पॉलिटिकल जस्टिस की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बात करता है इकोनॉमिक जस्टिस की। और इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। ओके सो ये हमारे पास इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ UHR। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे पास जो कि 51A आर्टिकल 51A के अंदर हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ आते हैं, क्या वो भी हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को बता रहे हैं? बिल्कुल बता रहे हैं, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स अभी हमारे पास 11 हैं जो भी सिविक एंड मॉरल ऑब्लिगेशंस को बताते हैं, 6 है ना। तो यहाँ पे जो राइट टू एजुकेशन है यार बिटवीन द चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाए 6 से 14 साल तक, वो हमारे पास राइट टू एजुकेशन के अंदर आता है। फंडामेंटल ड्यूटी बनती है उनकी, फंडामेंटल ड्यूटी बनती है, वो हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। सो ये भी हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर आ जाएगा। तो करेक्ट हमसे पूछा भाई, करेक्ट का जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 41 है, राइट टू प्राइवेसी। भाई इतने बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया यार, ये रिपीटेड PYQ है। 2000 किस में आया था, राइट टू प्राइवेसी ये रहा, यहीं पे तो दिया राइट टू प्राइवेसी 2018 में आया था, यहाँ पे 2021 में आया यार। तो हमको समझना है भाई, प्रीवियस क्वेश्चन UPSC भी टॉपिक रिपीट करती है, बट आपको समझना पड़ेगा भाई, जो जिसने प्रीवियस बनाया नहीं उसको तो पता लगा कि कुछ भी क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रेंड है जो कि हमको समझना है। प्राइवेसी जो है वो राइट टू प्राइवेसी जो है राइट टू लाइफ के अंदर आता है, राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 के आता है, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ ओन चॉइस वो भी राइट टू लाइफ के अंदर आता है। सो ये हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, आर्टिकल 21 के अंदर आ जाएगा। कभी भी जिंदगी में आर्टिकल 19 मत टिक करना, कुछ लोग 19 भी टिक करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए प्राइवेसी इज ए नेचुरल राइट, जो कि पुट्टस्वामी जो जजमेंट 2017 में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 42 है, अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी an unguided and uncontrolled discretionary power in matter of application of law violates which one of the following article of the constitution?
अगर ऐसा कोई भी नियम बना दिया जो कि एग्जीक्यूटिव का या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का पावर को कर्टेल कर रहा है, उनके लॉ बनाने के है ना उनके ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन को दी जा रहा है, तो ये किसको कर्टेल कर रहा है भाई? ये कर्टेल कर रहा है आर्टिकल 14 को, बिकॉज आर्टिकल 14 जो बोलता है रूल ऑफ लॉ बोलता है, एंड रूल ऑफ लॉ में हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर में रूल ऑफ लॉ आता है यार। हमारे पास लेजिस्लेशन जो है वो नियम बना के कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। रूल ऑफ लॉ में हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर भी आता है ना, आर्बिट्री पावर भी आता है यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिट्री पावर्स, ठीक है ना। आर्टिकल 14 कन्वर्ट्स टू व्हाट? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन ने नियम बना लिया जिससे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है, तो वो हमारे पास एक तरह से आर्बिट्री पावर ला रहा है, ठीक है। तो वो हमारे पास आर्टिकल 14 को क्या करेगा? कर्टेल करेगा, वायलेट्स करेगा। सो हमसे करेक्ट पूछा गया 2017 के अंदर, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14। तो ये क्वेश्चन है हमारे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आए थे, है ना। थोड़े से ईजी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ भी आ सकते हैं, तो हमको रेडी रहना है। बट अभी तक तो आसान ही आए हैं, बट जो नया ट्रेंड है, नया यूपीएससी का ट्रेंड है, उसमें आसान इंजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि दिक्कत होती है ना। हमारे पास only 1, only 2, only 3 वाले क्वेश्चन आते हैं तो भी दिक्कत है, तो हमको अच्छे से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे।